जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब का खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और इस वक्त सारे मीडिया पर यही खबर चल रही है कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस तरह कहा, किस लिए कहा। इसके अलावा मीडिया पर आपको कोई और खबर नजर नहीं आएगी। आज वो सारे लोग जो नवाज शरीफ के इश्क में मुब्तला हैं, जो PMLN के साथी हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए बड़ी तमानियत का लम्हा था, इसलिए कि नवाज शरीफ के ऊपर लगता है मीडिया पे जो पाबंदी आई थी वो पाबंदी खत्म हो गई है। और ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, 2-3 दफा पहले गैर एलानिया तौर पर ऐसा हो चुका। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ जियो बल्कि तकरीबन हर चैनल के ऊपर नजर आ रहे थे। और वो जो है मकाफात अमल इसी को कहते हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर से पाबंदियां हट रही हैं, दूसरी तरफ जो शख्स नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदियां लगाने का मूजिब बना था, अब उस पर पाबंदियां लगाने के इम्कानात बड़े वाज़े नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने जो कहानी सुनाई, और ये कहानी पहले भी वो सुना चुके हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बताऊं कि जब भी आप ये कहानी सुनते हैं इसका इम्पैक्ट होता है। एक आम आदमी तो नहीं, एक 3 दफा का वज़ीर आज़म, उसको एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक करने के लिए, इमरान खान को लाने के लिए किस अताब का सामना करना पड़ा। वो जो गुफ्तगू होती है, जो नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हमारे दौर में तो डॉलर 100 रुपए का था, हमारे दौर में तो तरक्की के मंसूबे बन रहे थे, हमारे दौर में तो पेट्रोल की कीमत भी कंट्रोल में थी, हमारे दौर में तो अशियाए सर्फ की कीमतें भी कंट्रोल में थी। फिर किसी को ये बात भाई नहीं, और उसने जो जुमला नवाज शरीफ साहब ने कहा, मेरे से इंतकाम लेने की खातिर पूरी मुल्क का ही भट्टा बिठा दिया। अब बहुत से मौकों पर आदमी ये सवाल करता है, क्या मकसद नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था? क्या इमरान खान को लाने के लिए ये सब कुछ किया गया था, या इसके पसे पर्दा कुछ मजमूम मकासद थे, कुछ ज़ाती मकासद थे? हमें ये भी आज तक इल्म नहीं हो सका कि नवाज शरीफ का जुर्म क्या था। करप्शन की एक पाई भी साबित नहीं हो सकी। बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, अकामा इशू बन गया। करप्शन अगर इशू होती तो उन फ्लैट्स के हवाले से कोई ना कोई दस्तावेज, कोई चीज प्रूव हो जाती, लेकिन करप्शन इशू नहीं है, हो ही नहीं सकती। इसलिए कि वो आसिम बाजवा साहब आपको याद होंगे, वो पता नहीं कितने, मुझे तो नहीं अंदाजा कि वो फ्लैट कितने के होंगे। आसिम बाजवा ने अमेरिका में एक पूरी एम्पायर बना ली और उसके ऊपर टस से मस नहीं हुआ, ना ये निजाम ना खान। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वैसे बस बच्चों के लिए कोई तोहफा दे। खान साहब मुतमईन हो गए। तो ये वो सारे लोग भी इस सारी साजिश का पार्ट है। उन्होंने अपने वेस्टेड मकासद पूरे किए हैं, उन्हें सदर्न कमांड भी दे दी गई, मीडिया हैंडलिंग भी दे दी गई। फिर आसिफ गफूर जैसे लोग कि जिन्होंने लोगों के शक्लें दिखाकर, दायरे लगा कर बताया कि ये चूंकि नवाज शरीफ के हक में बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, ये गद्दार है। ये फतवे लगे लोगों के ऊपर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको भी याद नहीं है। फिर साकिब निसार साहब, उनका तो जिक्र भी किया नवाज शरीफ साहब ने। साकिब निसार साहब का किरदार कैसे कोई भूल सकता है? शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर कोई कैसे भूल सकता है? और एक जज को जब इंसाफ नहीं मिलता, जब उसके घर आकर जनरल फैज ये कह रहा है कि भाई हमारी 2 साल की मेहनत जाया ना करना, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें, इस कदर सरीह ज्यादती की है, खुलकर ज्यादती की है, कोई शर्म कोई हया नहीं रखी, कोई पर्दा कोई हिजाब नहीं रखा, तो नवाज शरीफ साहब
का सब्र का जो है दाद देनी चाहिए कि उन्होंने किस हौसले से, जानते हुए कि ये सब कुछ गलत है, कभी डॉन लीक्स चला दी, कभी तौहीन रिसालत नाउज़ुबिल्लाह का जो है इशू खड़ा कर दिया, कभी कह दिया फैक्ट्री में इंडिया से लोग आते हैं, कभी कुछ कह दिया, कभी कहा वो वॉल्यूम 10 बन रहा है। वो किधर है? कोई सबूत नहीं है। और खान साहब, इमेजिन कीजिए, इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, जब एटमी धमाके हुए थे पाकिस्तान में, तब नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था। आज उस बात का जिक्र भी किया कि भाई हमने लगाया था एब्सोल्युटली नॉट का नारा। $5 अरब की पेशकश की थी, जो चाहते वो कर लेते। ये नवाज शरीफ का ही हौसला था कि उसने एब्सोल्युटली नॉट के नारा लगाया और उस नारे को हाईजैक कर लिया, प्रोपेगेट किया इमरान खान ने। $5 अरब। ओ भाई, ये खान साहब तो वो चीजें हैं, वजीर आजम हाउस से टी सेट और टकोजियां उठा के ले गए। इन्होंने $5 अरब रिफ्यूज करना था। तो अगर इस वक्त खुदा वही सिचुएशन होती तो इमरान खान साहब तो पैसे पकड़ के निकल गए थे, पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता। इन्होंने तो बेच-बूझ देना था सब कुछ। जैसे इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, उसी तरह की कोई कार्रवाई कर लेनी थी और बड़े फख्र से कहना था हमने तो कह दिया एब्सोल्यूट। तो मीडिया की कंजम्पशन और है। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि साकिब निसार जैसे लोगों का, जजेस का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई सिस्टम ऐसा तख्लीक करना चाहिए कि जब जजेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड वन साइडेड डिसीजन देते हैं तो उनको कोई सजा मिलनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं निकल जाना चाहिए। और वो बड़े सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जो शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे दलेर बहादुर लोग थे, वो आज भी अपनी नौकरी तलाश कर रहे हैं। कोई नहीं, उनकी नौकरी जो है उस तरह नहीं हो रही, कोई उनको नहीं पूछ रहा। वो बेचारे पेंशनों के चक्करों में पड़े हुए हैं। और किसी और माशरे में ये लोग होते तो बहुत बड़े हीरो होते। मैं साथ उनको बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। आज तो 3 सहाफी बैठे हुए थे, अजहर जावेद दुनिया टीवी के, कौसर काजमी समा टीवी के और मुर्तजा अली शाह जियो के। ये इस कड़े वक्त में खड़े रहे। इन्होंने अपनी सहाफत पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन गलत को गलत कहा और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। और बाहर मैं आपको बताऊं कि ये मुसद्दिका इत्तलात है कि जो कुछ चैनल्स वाले नवाज शरीफ के घर के बाहर जो मुजाहिरे करवाते थे उसको स्पॉन्सर करवाते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। उन चैनलों के नाम आपको खुद पता होंगे। तो कुछ चैनल ये करते रहे और कुछ जो दयानतदार सहाफी थे वो ये भी करते हैं। और इन सहाफियों में भी बड़ी मुश्किलात आई हैं, ये आसानी से नहीं हुआ। इनमें से एक साहब की इसी वजह से नौकरी खत्म हो गई और काफी अरसा खत्म रही। और जो है फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक और जो कंपैरेटिवली छोटे चैनल पर उन्हें जॉब मिली है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खबर के ऊपर मुजाहिरे नहीं करवाए नवाज शरीफ के खिलाफ। तो उन साफियों को भी बड़ा क्रेडिट जाता है। उनकी शक्लें शायद हमने आज पहचानी हो, लेकिन जो है वो 5 साल से यही लोग नजर आ रहे हैं। और यह राशिद नसरुल्लाह है, राशिद हाशमी है, यही लोग हैं जो खड़े हुए। खैर, नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से बात हो रही थी। जो आखिर में जुमला कहा वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगले वजीर आजम का नाम का ऐलान होगा और वो नाम आखिर में आपने देखा कि उस पर मरीम नवाज ने भी कहा और नवाज शरीफ ने भी कहा इंशाल्लाह। तो चौथी दफा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के इम्कान हैं। कुछ सवालात तिश्ना रह गए, मसलन जनरल फैज हमीद के हवाले से या उनकी मौजूदा साजिशों के हवाले से कोई बात नहीं की। मुहतात क्यों हो गए?
लेकिन ये मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी इस मरीम नवाज के दौरे की। अभी मजीद बहुत सारी मीडिया से गुफ्तगू होगी, और क्यों नहीं होनी चाहिए। एक 3 दफा के वजीर आजम को आप मीडिया पे ब्लॉक करते हैं तो वो बात भी ना करें, तो यकीनन बात करेंगे और बहुत सारे तकलीफ दे इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ साकिब निसार तो नहीं था ना यार, साकिब निसार के अलावा भी लोग शामिल थे जिन्होंने ये साजिश पकाई थी। अपने मकासद के लिए इमरान खान को फ्रंटमैन ने इस्तेमाल किया, सारे फैसले करते रहे, और अब भी जो है वो सारे फैसले खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पसे पर्दा कुव्वतें अब भी काम कर रही है। वरना जो कहानी नवाज शरीफ बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, किस तरह मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, तो इमरान खान के खिलाफ तो सबूतों की इतनी लंबी लिस्ट है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अदलिया में अभी भी लोग मौजूद हैं, इधर से बचेंगे तो उधर जाकर वो जो वहां पर वैसे ही पंजाब हुकूमत जैसे फैसले आ जाएंगे। तो बहरहाल सिस्टम में खामियां अभी मौजूद हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली अब ठीक होगा। लेकिन दुरुस्तगी की तरफ हम चल पड़े। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था बेगम कुलसूम नवाज का, और नवाज शरीफ ने आज जिक्र भी किया कि जब वो बिस्तर मर्ग पे थी, यहाँ मीडिया में क्या हो रहा था। और मैं एक बात बताऊं, नवाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि वो ना किसी का एहसान भूलते हैं, ना किसी की बुराई भूलते हैं। और वो एंकर, वो तजियाकार, उनके नाम शायद वो ना ले, लेकिन उनके नाम उनके दिल पे लिखे हुए हैं। ये बड़ा पर्सनल सा मामला था भाई। देखिए, आपकी किसी भी शख्स के साथ ये हो सकता है कि जिस एहलिया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बिस्तर मर्ग पर है, आपको वहां पर होना चाहिए था। आपको आखिरी लम्हों में उनका हाथ थामना चाहिए था, आपको आखिरी लम्हों में उनसे बात करने की इजाजत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। और जिस साहब से 3 दफा का वजीर आजम मिन्नतें करता रहा कि मेरी बात करा दें, नवाज शरीफ ने बताया कि उसके पास 2 मोबाइल, 3 लैंडलाइन फोन पड़े थे, क्या फर्क पड़ता था। वो कहता है इजाजत नहीं है। तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये कोई कौमी सलामती का मसला नहीं है, ये इंसानी बुनियादों का तकाजा है, मेरी बात करवाएं। नहीं कर रहे। और फिर आखिरी लम्हात में 3 घंटे के बाद बता दिया जी कि आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया। ये इतना बड़ा जुल्म था, ये नवाज शरीफ के दिल से नहीं जाएगा। वो भूलेंगे नहीं इस बात को। उन लोगों को नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने उस वक्त मजाक उड़ाया था, उन लोगों को नहीं भूलेंगे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी और जिस तरह तौहीन की गई थी। मतलब वो फिरदौस आशिक आवान, इमेजिन कीजिए इस मुल्क में क्या होता है कि वो कार्गो, जब नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ, कार्गो में एक डब्बा जा रहा था, उसकी तस्वीर लगा के फिरदौस आशिक अवान ने मशहूर कर दिया कि नवाज शरीफ ने अपनी वालदा की डेड बॉडी कार्गो में भेज दी है बाकी सामान के साथ। और आधे से ज्यादा मीडिया उस पर प्रोग्राम करना शुरू हो गया, देखें जी इतना पैसा है और अपनी मां के जनाजे पे खर्च नहीं किया। ये इस मुल्क में होता रहा है। और उस जुल्म की दास्तान की आपने अभी एक झलक देखी है, अभी बहुत कुछ। अभी किसी दिन मरियम नवाज भी बताएंगी, तो वो खवातीन जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हैं, क्योंकि आज से 70 साल पहले शायद वो हैंडसम हुआ करते थे, उनको पता चलना चाहिए कि एक खातून, एक कौमी लीडर, एक सियासी कारकुन के साथ जेल में क्या सलूक किया जाता है। मरियम नवाज अक्सर कभी कभार किसी बात का जिक्र करती हैं, लेकिन फिर वो बहुत सी बातें नहीं करती कि कहीं इसको हमदर्दी ना समझा जाए। लेकिन उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। ये जो है ना, सोचना चाहिए लोगों को कि एक खातून के बाथरूम में अगर कैमरे लगवा दिए, नाइट ड्रेस में अचानक 20 लोगों ने कमरे में हल्ला बोल दिया और फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं और फिर धमकी दे रहे हैं कि हम ये वीडियो रिलीज कर देंगे, तो बड़ी दलेरी की बात की मरियम नवाज ने, करते हैं फिर रिलीज, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आज लोगों के अपने चेहरे सामने आएंगे। ये इस तरह का यहाँ पर सिस्टम रहा है। लेकिन जो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं
अपना फैसला खुदा पर छोड़ता हूँ, तो खुदा ताला की जात तो बेनियाज है और वो मुनसिफ भी सबसे बड़ा है। तो वो आज हमें इंसाफ की झलकियां नजर आना शुरू हो गई हैं। वही मरियम नवाज जिनके ऊपर डॉन लीक्स का इतना बड़ा इल्जाम था कि बाप की सियासत को बर्बाद कर दिया मरियम नवाज ने। तो जब इस तरह के इल्जामात जो सियासत के तालिब इल्म हैं उन्हें समझना चाहिए, जब इस तरह के इल्जामात किसी के खिलाफ लगते हैं तो असल में लोग उसकी ताकत से खौफजदा होते हैं, लोग उसकी अवामी पजीराई से खौफजदा होते हैं। तो वो मरियम नवाज वही जिसके ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, जिसके बारे में इमरान खान ने इतना जलील और घटिया जुमला कहा कि मरियम, अब पॉलिटिकल लीडर है, इमरान खान का नाम लेके ही तनकीद करेंगी ना, या वो भी डीजल या फजलू इस तरह के नाम लेना शुरू करते हैं। तो इमरान खान का नाम ले तो फिर उन्होंने क्या जुमला कहा था आप सब लोगों को पता है। तो इस सोसाइटी को बुनियादी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ समझना है, कुछ सीखना है कि जिस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे जहनों में भरा गया वो हकीकत नहीं है, वो झूठ है, वो प्रोपेगेंडा था। और अब पाकिस्तान अपनी असल सिमत की तरफ वापस आ रहा है। अब इदारों ने फैसला किया है कि वो न्यूट्रल होंगे और खुदा के लिए दुआ करे कि एप्रिशिएट करे, दाद और तहसीन के डोंगरे बजा दें कि वो न्यूट्रल हो गए और हमेशा ही न्यूट्रल रहना चाहिए। आपका काम सरहदों की हिफाजत है, आप हमारे सर आंखों पर, लेकिन हमारे मुल्क के सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी मामलात में आपकी मदाखलत नहीं बनती। अहम खबर यह है जी कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। इस सिस्टम में लोगों के जहन बहुत तब्दील हो गए, लोग बहुत चेंज हो गए हैं। खास तौर पे जो यंगर जनरेशन है उसको इदराक ही नहीं है कि नवाज शरीफ कौन है, इसलिए कि यंगर जनरेशन के जहन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब घुसे हुए हैं और वहाँ पर पेड प्रोपेगेंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बड़ी तफसील से बात करना चाहता हूँ कि, और इस वीलॉग में नहीं करूँगा लेकिन किसी और वीलॉग में, कि यंगर जनरेशन नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों है। सारी नहीं है लेकिन हमें एक बड़ा तबका ऐसा लगता है 18 से 25 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं वो क्यों नहीं मुल्तफित हो रहे, उन्हें नवाज शरीफ की ये स्ट्रगल, ये कहानी दुरुस्त क्यों नहीं मिल रही। वो अब भी फेसबुक पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। तो जो कुछ सवाल तिश्ना रह गए कि सिर्फ इमरान खान तो नहीं था इस सारे हाइब्रिड निज़ाम को लाने के लिए, सिर्फ साकिब निसार तो नहीं था, ये तो फ्रंटमैन थे। असल लोग कौन थे, उनके बारे में बात क्यों नहीं हुई। नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया। मुल्क में महंगाई खत्म क्यों नहीं हो रही। और ठीक है, आपके दौर में डॉलर 100 से कम था, लेकिन अब एक नया दौर है तो अब डॉलर 100 से कम होगा, इसके बारे में वजाहत नहीं की गई और वजाहत करनी चाहिए। और फिर वो जो क्रिटिकल क्वेश्चन है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, उसकी तैनाती कब होगी, उसका नाम क्या है, तो वो उस हवाले से भी खामोशी इख्तियार की गई और बड़ा संभल के एक साइड की एक यकतरफा सा इंटरव्यू था। जो सहाफ़ी बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस, शायद ये पहला मौका था, बड़ा मौका था तो नवाज शरीफ को अपने दिल की बात कर देना, और वही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब मजीद बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, और उनके अंदर और मरीम नवाज के अंदर, PMLN में सिर्फ यही दो लोग हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो काबिल नफरीन जो एजेंडा बनाया हुआ है इमरान खान ने, जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, उस बयानिए को वो बदल सकते हैं। और उस बयानिए के लिए उन्हें किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पे बिला वजह इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है,
किसी के ऊपर हीरोइन डलवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ सच बोलना है और तमाम तर सादगी के साथ सच बोलना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उस सच की पहली झलक देखी है। आने वाले दिनों में मुझे यूं लगता है कि ये सच मजीद अया होकर, वाजे होकर हम लोगों के सामने आएगा। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।